नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। पहले पढ़ा है इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, अब है प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट बिहेवियर्स हैं। इलास्टिसिटी क्या था? इलास्टिसिटी था कि स्ट्रेस के रिमूव होने के बाद मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करने की कितनी एबिलिटी रखता है। अगर मटेरियल स्ट्रेस के रिमूवल के बाद अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है, हम कह देते हैं मटेरियल इलास्टिक मटेरियल है। लेकिन प्लास्टिसिटी क्या होगी? बिल्कुल उसके ऑपोजिट। इट इज एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डीफॉर्म परमानेंटली। इलास्टिसिटी था एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डीफॉर्म टेम्पररीली। यह है एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डीफॉर्म परमानेंटली। अगर स्ट्रेस के रिमूव होने के बाद मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता, हम कह देते हैं मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल है। ठीक हो गया? दूसरी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी इलास्टिसिटी की? इलास्टिसिटी की दूसरी डेफिनेशन हमने ये देखी थी कि इट इज द इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टुवर्ड्स डीफॉर्मेशन। कि मटेरियल अपनी डीफॉर्मेशन के अगेंस्ट कितना रेजिस्ट करता है। अगर मटेरियल अपनी डीफॉर्मेशन के अगेंस्ट ज्यादा रेजिस्ट करता है तो हम कह देते हैं कि मटेरियल इलास्टिक है। ये क्या है? प्लास्टिसिटी क्या है? बिल्कुल उसके ऑपोजिट। ये होगा इट इज फेवर ऑफ द मटेरियल टुवर्ड्स इट्स डीफॉर्मेशन। ठीक हो गया? अब बिल्कुल इसी तरह जैसे इलास्टिसिटी के केस में हमने देखा था, इलास्टिसिटी के बिल्कुल ऑपोजिट हमने चलना है प्लास्टिसिटी के केस में। देखें, रबर के केस में हमने देखा था कि रबर में जो रेजिस्टेंस होती है टुवर्ड्स डीफॉर्मेशन वो कम होती है, जबकि स्टील में रेजिस्टेंस टुवर्ड्स डीफॉर्मेशन ज्यादा होती है। यहां पे इसके ऑपोजिट है कि रबर की जो फेवर है टुवर्ड्स डीफॉर्मेशन ये ज्यादा है, जबकि स्टील की फेवर टुवर्ड्स डीफॉर्मेशन कम है। क्योंकि स्टील इतनी आसानी से डीफॉर्म नहीं होता, रबर आसानी से डीफॉर्म हो जाती है, तो इसलिए रबर की फेवर टुवर्ड्स डीफॉर्मेशन ज्यादा होगी बनिस्बत स्टील के। तो जब डीफॉर्मेशन फेवर टुवर्ड्स डीफॉर्मेशन ऑफ रबर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि रबर की प्लास्टिसिटी भी ज्यादा है, तो फिर स्टील की प्लास्टिसिटी कम है। ठीक होगा? यानी बिल्कुल इलास्टिसिटी के ऑपोजिट बिहेवियर चल रहा है। फिर हमने देखा था कि जितना ज्यादा हार्ड मटेरियल होगा उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। यहां पे क्या है कि जितना ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल होगा उतना ज्यादा प्लास्टिक होगा। अब डायमंड जो है क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल है तो उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन उसी डायमंड की प्लास्टिसिटी सबसे कम होगी। सो डायमंड इज लीस्ट प्लास्टिक मटेरियल, लीस्ट प्लास्टिक अमंग ऑल दी मटेरियल्स। आगे समझ बात की? फर्क समझ आ गया ना इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में? कोई मसला इसमें? हुक्स लॉ के मुताबिक सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जो बॉडी में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, क्या ये स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस अप्लाइड। क्या ख्याल है? किसी भी मटेरियल में पैदा होने वाला स्ट्रेन जो है वो अप्लाइड स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं स्ट्रेस की अमाउंट बढ़ा देता हूं तो डीफॉर्मेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, स्ट्रेस की अमाउंट कम कर देता हूं तो डीफॉर्मेशन कम प्रोड्यूस होगी। स्ट्रेन क्या है? बेसिकली डीफॉर्मेशन ही ना। स्टार्ट में लिखवाया था कि स्ट्रेन इज फ्रैक्शनल डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी। बॉडी में प्रोड्यूस होने वाली फ्रैक्शनल डीफॉर्मेशन। तो अगर ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें ज्यादा डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी, यानी ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। कम स्ट्रेस अप्लाई करें कम डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी, यानी कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। सो प्रोड्यूस्ड स्ट्रेन इनसाइड द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस अप्लाइड ऑन इट। आगे समझ बात की? अब इसी चीज को फर्दर में ऐसे लिख सकता हूं, देखें जरा। स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। सो अगले स्टेप में ये बनेगा स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स स्ट्रेस। जरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा के। ठीक हो गया? अगले स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट 1/k इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। और साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि k क्योंकि एक कांस्टेंट है तो 1 को जब किसी कांस्टेंट से डिवाइड करें तो आंसर में एक नया कांस्टेंट आ जाता है। जैसे सिंपल सी बात है ना, 5 एक कांस्टेंट है तो 5 को 1 से डिवाइड करता हूं तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है। क्या आता है? 0.2। सिंपल। तो यहां भी तो ऐसे ही है, जब मैं किसी कांस्टेंट k को 1 से डिवाइड करूंगा तो जवाब में एक नया कांस्टेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो नया कांस्टेंट जो है उसको मैं कह देता हूं k डैश, और साथ ही साथ फिर मैं उसको डिफाइन भी कर देता हूं। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू k डैश। ठीक है? सिंस
सिंस k डैश इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1/k। अब ये जो नया कांस्टेंट है k डैश, नया कांस्टेंट k डैश जो है, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक हो गया? होता क्या ये फिजिकली अभी बताता हूं। तो k डैश is called modulus of elasticity, इसको कहा जाता है modulus of elasticity and is denoted by कैपिटल E से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, लिहाजा यही वाली इक्वेशन अब मैं कैसे लिखूंगा, इसी इक्वेशन को अब मैं ऐसे लिखूंगा कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E। हो गया क्लियर? अगेन फिर से रीअरेंज करना शुरू करता हूं मैं अब इक्वेशन को। तो देखें अब ये क्या बनेगा अगले स्टेप में, ये बन जाएगा स्ट्रेस, अच्छा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या अभी बताता हूं, अभी क्लियर हो जाता है आपको। ये असल में वही इलास्टिसिटी की मेजरमेंट है, सीधी सी बात है, क्योंकि है क्या, देखें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो अभी हमने पढ़ा था ना इलास्टिसिटी क्या होती है, तो इलास्टिसिटी की मेजरमेंट यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कोई ना कोई, दैट विल बी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोई निराली चीज नहीं है, वही इलास्टिसिटी है। तो खैर अब इसको फर्दर अगर मैं रीअरेंज करूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू E टाइम्स स्ट्रेन। और अगले स्टेप में क्या बना, E तो कांस्टेंट है ना, ऊपर हम कह चुके हैं k डैश इज कॉल्ड अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है क्योंकि k डैश क्या है, ये k का रेसिप्रोकल है, k जब एक कांस्टेंट है तो उसका रेसिप्रोकल k डैश वो भी कांस्टेंट होगा, उसी k डैश को E का नाम दिया तो E एक कांस्टेंट है। तो अगले स्टेप में फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक होगा? देखें ये क्या टोपी ड्रामा लगा हुआ है। इधर हमने कहा था कि स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेन स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन डिपेंडेंट है, स्ट्रेस इंडिपेंडेंट है। इधर तो काम ही उल्टा हो गया, इधर हमने आके कह दिया कि स्ट्रेस डिपेंडेंट है, स्ट्रेन इंडिपेंडेंट है। ये क्या ड्रामा, उधर स्ट्रेस को इंडिपेंडेंट बनाए, इधर लाके स्ट्रेस को डिपेंडेंट बना दिए। तो ये इन दोनों में से फिर कौन सी वाली इक्वेशन ठीक है? हाँ जी, ये क्या तमाशा चल रहा है, कौन सी वाली फिर मैंने ठीक लिखी है, पहले वाली या बाद वाली? अच्छा आपकी बुक में यही वाली लिखी है, ये भी बता दूं, अब बताएं कौन सी वाली ठीक है? हाँ कौन सी वाली ठीक है? सर दोनों ही ठीक है, पहली वाली। दोनों ही पहली वाली सर। दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही ठीक हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली, दोनों ठीक हैं, दोनों ठीक हैं, दोनों ठीक हैं। देखें कैसे, वहां पे हमने क्या कहा था, वहां पे हमने क्या कहा था, वो भी बिल्कुल ठीक है कि स्ट्रेन प्रोड्यूस जो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अप्लाइड स्ट्रेस के, जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, तो वो तो ठीक है बिल्कुल। अब ये कैसे ठीक है, अब इसको भी देख लें। अब जो स्ट्रेस है ये कौन से वाले स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं और ये किस वाले स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं? ये वाला जो स्ट्रेन है दिस इज एक्चुअली स्ट्रेन रिक्वायर्ड, कि कितना स्ट्रेन हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कितना स्ट्रेन हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं मटेरियल में। अब जब हम स्ट्रेन प्रोड्यूस करना चाहते हैं मटेरियल में तो अब स्ट्रेन तो इंडिपेंडेंट हो गया ना, तो अब उस स्ट्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना स्ट्रेस हमें जरूरत पड़ेगा, अब वो स्ट्रेस जो जरूरत पड़ने वाला स्ट्रेस है वो डिपेंड कर रहे हैं हमारे स्ट्रेन पे। ठीक हो गया? तो अब ये कौन सा वाला स्ट्रेस है, दिस इज स्ट्रेस नीडेड, दिस इज स्ट्रेस नीडेड, कि कितना स्ट्रेस हमें जरूरत है। ठीक हो गया? एंड ये क्या है, ये स्ट्रेन रिक्वायर्ड, यानी जो हमने प्रूव करना है, सीधी सी बात है, ऐसे मैं लिख देता हूं, चलें, टू प्रोड्यूस, कि कितना स्ट्रेन हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो अब ये इंडिपेंडेंट बन गया, तो ये स्ट्रेन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये इंडिपेंडेंट बन गया, ये स्टैंडर्ड बन गया। तो अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए जितना स्ट्रेस हमें जरूरत पड़ेगा दैट विल बी स्ट्रेस नीडेड, और वो हो जाएगा डिपेंडेंट। आगे समझ बात की? अब इस केस में ये इंडिपेंडेंट बन गई, ये डिपेंडेंट बन गई, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन किस तरह की है। वहां सिचुएशन क्या थी, वहां सिचुएशन ये थी कि स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे थे और उस अप्लाई किए जाने वाले स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो हम देख रहे थे, तो उधर स्ट्रेन स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे हमने अभी प्रोड्यूस करना है स्ट्रेन, तो कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है,
वो बन गई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और उसके करस्पॉन्डिंग कितना स्ट्रेस हमें जरूरत पड़ेगा वो बन गई डिपेंडेंट क्वांटिटी। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। आई ना समझ बात की? अब कोई मसला इसमें? देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये पूरी की पूरी जो लिखी हुई है मैंने, दिस इज हुक्स लॉ, दैट इज हुक्स लॉ, दिस स्टेटमेंट इज हुक्स लॉ। ये भी थी, और इससे पहले जो जहां से मैंने स्टार्ट लिया था, स्टार्ट मैंने यहां से स्ट्रेट लिया लाइन था, ग्राफ। स्टार्ट मैंने यहां से लिया था कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, और कौन सा स्ट्रेन था कौन सा स्ट्रेस था वहीं पे डिफाइन कर चुका हूं। ये भी हुक्स लॉ है, एक ही बात है। जी महम आपने कुछ बोला है, कैसा ग्राफ? जी कैसा ग्राफ? कांस्टेंट। कैसा शेप बताएं ना ग्राफ की। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। किस तरह? आप ये भी एक्सप्लेन करें जरा, कैसे? चलें ये अभी। मतलब इन दोनों के ओरिजिन से जो ऊपर स्ट्रेट जाएगी। अच्छा देखें अभी, ये इस ये वाली जो स्टेटमेंट है ना हुक्स लॉ की, इसे मैं यूज करके ग्राफ ड्रा कर रहा हूं। तो जब ये वाली स्टेटमेंट मैंने यूज करनी है तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक स्ट्रेस डिपेंडेंट क्वांटिटी है, लिहाजा वाई एक्सिस पे आएगा स्ट्रेस। ठीक होगा? तो स्ट्रेस आ गया वाई एक्सिस पे। स्ट्रेन इंडिपेंडेंट है तो स्ट्रेन आ जाएगा एक्स एक्सिस पे। अच्छा जी महम, आपने कहा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसकी रीजन मुझे बताएं, स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा? आपको कैसे पता चला कि स्ट्रेट लाइन बनेगा? क्योंकि सर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ी है, डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में, जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। लाजमी है, पक्की बात है। मुझे तो यही पता है लाजमी। ये देखें, मेरा ख्याल है परसों मैंने आपको ये बात बताई थी, ए प्रोपोर्शनल टू बी का ग्राफ कैसा बनता है, ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर का कैसा बनता है, ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू बी का कैसा बनता है, ये सारे मैंने आपको बताए थे। तो क्या अब तीनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो क्या तीनों ही ग्राफ स्ट्रेट लाइन होंगे? नो सर। नो। तो फिर मुझे बताएं आपको कैसे पता चला कि स्ट्रेट लाइन बन रहे ग्राफ? देखें, इस क्वांटिटी का ग्राफ था स्ट्रेट लाइन, इसका था कर्व्ड, इसका भी था कर्व्ड। स्ट्रेट लाइन की निशानी क्या थी बताया था मैंने आपको, कि जब एक क्वांटिटी दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों की सेम सेम पावर्स हैं, इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। अभी देखें वाकई स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों की पावर 1 1 है, तो इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। आगे समझ बात की? तो हुक्स लॉ जो है इसका जी ग्राफ सर। हमेशा, हुक्स लॉ जो है इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। यस, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इसकी जो स्लोप होगी ग्राफ की वो क्या प्रोवाइड करेगी? स्लोप हमेशा क्या होती है? स्लोप होती है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे है स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पे है स्ट्रेन। अब मुझे बताएं किसकी इक्वल बनी स्लोप फिर? हाँ जी, अभी बताया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी ये इक्वेशन लिखी यहां से भी देख लें बेशक, स्ट्रेन इधर आगे जब डिवाइड होगा स्ट्रेस के साथ दैट विल बी इक्वल टू ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये स्लोप हमें क्या प्रोवाइड करती है? इट प्रोवाइड्स अस ई, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हुक्स लॉ का जो ग्राफ है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ के ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें प्रोवाइड करती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? आगे समझ बात की? यस सर। अच्छा, अब यहां से अब ये चीज मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है ना? ये चीज मैं उधर लिख देता हूँ एक दफा, बाकी मैं साफ कर रहा हूँ। इसे यूज करके मैंने ग्राफ ड्रा किया तो ये इधर लिख देता हूँ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बाकी मैं साफ कर रहा हूँ। यहां से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। क्या चीज क्लियर हुई? कि जब तक हुक्स लॉ ओबे होता रहेगा ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, हुक्स लॉ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक होगा? ये चीज यहां पे लिख लें कि ग्राफ ऑफ हुक्स लॉ इज स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ हुक्स लॉ, हुक्स लॉ इज स्ट्रेट लाइन।
इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हुक्स लॉ ओबे होता रहेगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता रहेगा। अगर हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी नहीं बनेगा। ठीक हो गया? तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि इफ हुक्स लॉ is not obeyed तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो देन ग्राफ विल बी, हाँ जी, देन ग्राफ विल बी कर्व्ड। तो ग्राफ, यस, तो ग्राफ कर्व हो जाएगा। ठीक होगा? साथ ही अगला सवाल पैदा होता है कि ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई कि अगर हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा तो ग्राफ कर्व हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हुक्स लॉ ओबे हो रहा है या नहीं हो रहा? आखिर हुक्स लॉ अगर ओबे हो रहा है तो उसकी इक्वेशन इस तरह की है, अगर हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा तो उसकी इक्वेशन किस तरह की होगी? वेरी सिंपल, देखें जरा। एंड हुक्स लॉ नॉट ओबेड, कब? हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड कब? इफ, अगर ऐसा हो जाए कि अगर स्ट्रेन की हायर पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, पावर n, हायर पावर कोई भी हो सकती है, स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, कुछ भी हो सकती है, ऐसे हो जाए या फिर ऐसे हो जाए या फिर ऐसे हो जाए कि स्ट्रेस की पावर n जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। ठीक है? एक और केस भी बन सकता है लेकिन उसकी तरफ अब आपको मैं नहीं लेके जा रहा, ऐसी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अगर इस तरह की फॉर्म बन जाए इक्वेशन की, या इस तरह की फॉर्म बन जाए, तो उस सूरत में फिर हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। जबकि n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 1, नॉट 1, n की वैल्यू 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ठीक होगा? इनके अलावा भी वैल्यूज हो सकती है लेकिन बस उस कॉम्प्लिकेशन में मैं आपको नहीं लेके जा रहा, बस इंटीजर्स की वैल्यूज ही मैं रख रहा हूं। बेसिकली मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब स्ट्रेस और स्ट्रेन की पावर सेम पावर्स नहीं होगी, ये देखें, स्ट्रेस की पावर 1 है, स्ट्रेन की पावर हायर पावर होगी, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो स्ट्रेन की और स्ट्रेस की पावर सेम नहीं रही तो हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। इसी तरह यहां भी देख लें, स्ट्रेस की पावर n है यानी 2 से स्टार्ट हो रही है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, और स्ट्रेन की पावर 1 है, तो इक्वल पावर्स नहीं है दोनों की, हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। हुक्स लॉ ओबे कब होगा? कि जब ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, दोनों की पावर 1 1 होगी। तो जब दोनों की पावर 1 1 है तो हुक्स लॉ ओबे होगा, दोनों की पावर अगर सेम नहीं है तो हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। और जब हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा तो ग्राफ किस तरह का बनेगा? ग्राफ जो है वो कर्व ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। किधर गया लिखा था मैंने ये, तो ग्राफ फिर कर्व ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। आगे समझ बात की? वैसे भी मैंने आपको परसों बताया था, अभी भी बल्कि आपके सामने लिखा है कि जब पावर सेम नहीं होती तो ग्राफ कर्व बनता है, पावर सेम नहीं होती तो ग्राफ कर्व बनता है। तो जहां भी आपको स्ट्रेस स्ट्रेन के दरमियान कर्व्ड ग्राफ बनता हुआ दिखाई दे, समझ ले कि यहां पे हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। आगे ना समझ बात की? यस, एनी प्रॉब्लम ना हो? अब हम आते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। कहा था ना मैंने भी आपको, अभी मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली फिजिकली क्या चीज है। वैसे तो समझा दिया था वहीं पे, लेकिन अब इस टॉपिक के बाद इंशाल्लाह मजीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या, भला हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखें जरा, अभी हमने हुक्स लॉ लिखा था। हुक्स लॉ क्या था? वो हुक्स लॉ यही था कि स्ट्रेस नीडेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रिक्वायर्ड। ठीक हो गया? जिसको हमने फिर अगले स्टेप में ऐसे लिखा था, स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। और यहीं से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन किया था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बेसिकली व्हाट? नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ये था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें, आखिर क्या चीज हमें ये बता रहा है, ये है क्या भला? तो देखें जरा, बड़ी सिंपल सी बात है। अभी हमने इलास्टिसिटी थ्योरेटिकली हमने प्रूव किया था ना कि स्टील की इलास्टिसिटी रबर से ज्यादा है, अभी प्रूव किया था इलास्टिसिटी वाले टॉपिक में। अब मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। देखिएगा जरा इस चीज को कि एक बात मुझे बताएं कि अगर मैं दोनों पे इक्वल स्ट्रेस अप्लाई करूं, स्टील और रबर पे, तो डीफॉर्मेशन किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगी? हाँ जी बताएं। इफ स्ट्रेस ऑन प्लास्टिक is equal to stress on steel। हाँ जी, दोनों पे इक्वल स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेस ऑन प्लास्टिक एंड स्ट्रेस ऑन स्टील, तो किस में ज्यादा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी?
किसमें? प्लास्टिक। ये मैंने क्या लिख दिया? प्लास्टिक नहीं, रबर लिखना था मैंने, सॉरी सॉरी, ये रबर है, ये नहीं। हाँ जी, अब मुझे बताएं, रबर और स्टील दोनों पे इक्वल स्ट्रेस मैंने अप्लाई किया, तो किसमें ज्यादा डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी? देन डीफॉर्मेशन, रबर में। बिल्कुल क्लियर है, रबर में, बिल्कुल ठीक। देन डीफॉर्मेशन इन रबर इज ग्रेटर देन डीफॉर्मेशन इन स्टील। अब खुद ही मुझे बता दें किसमें ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी बोल दें, स्ट्रेन किसमें ज्यादा प्रोड्यूस हुआ फिर? रबर में या स्टील में? क्या हो गया इसमें? सोचने वाली कौन सी बात है? ये तो बड़ा सिंपल, बड़ा सीधा सीधा है। देखें ना, और वो स्ट्रेन क्या था? स्ट्रेन वाज फ्रैक्शनल डीफॉर्मेशन, फ्रैक्शनल डीफॉर्मेशन। भाई डीफॉर्मेशन, बात खत्म। तो अब स्ट्रेन जब डीफॉर्मेशन है, तो जहां पे डीफॉर्मेशन ज्यादा होगी वहां पे स्ट्रेन ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है रबर का डीफॉर्मेशन, रबर का स्ट्रेन ज्यादा है ना फिर स्टील की निस्बत। समझ आ गई ना बात की? अच्छा, यस सर। अब स्ट्रेन का जब, रबर का जब स्ट्रेन ज्यादा है, तो यहां से बिल्कुल क्लियर है कि देखें जरा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड कर रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन पे। अब स्ट्रेस तो हमने ले ही इक्वल लिए, तो जब स्ट्रेस इक्वल ले लिए तो अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया? तो जब स्ट्रेन पे डिपेंड कर रहा है, तो अब जिसका स्ट्रेन ज्यादा होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा। अब मुझे बताएं किसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा आएगा? दिस इंप्लाइज दैट, जी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रबर या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, किसका ज्यादा आएगा? रबर। अल्लाह जी, किधर चला जाऊं? ये देखें ना, सेंस करके मैं लिख देता हूं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि स्ट्रेस तो हमने दोनों के सेम ले लिए ना, स्ट्रेस तो सेम ले लिए, एज स्ट्रेस इज सेम। स्टील। हाँ जी, स्ट्रेस तो हमने सेम ले लिए, तो इसका मतलब है कि अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डिपेंडेंस स्ट्रेस पे होना ही नहीं वाली, क्योंकि वो तो सेम ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। तो अब डिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन पे होगी। अब जिसका स्ट्रेन ज्यादा है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है, जिसका स्ट्रेन कम है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है। अब यहाँ पे स्ट्रेन किसका है? रबर का ज्यादा है, स्ट्रेन स्टील का कम है, तो जब स्टील का कम है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का ज्यादा होगा। और अभी यही यही चीज हमने थोड़ी देर पहले थ्योरेटिकली भी प्रूव की थी कि स्टील की इलास्टिसिटी रबर से ज्यादा है। आगे समझ बात की? तो अब यहां पे हमने इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी स्टील की इलास्टिसिटी रबर से ज्यादा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, सो हार्ड मटेरियल्स जो हैं, फिर वही सारी की सारी बात जो पहले कर चुके हैं, सो हार्ड मटेरियल्स हैव हाई वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हार्ड मटेरियल्स जो हैं उनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब है कि हार्ड मटेरियल्स जो है वो ज्यादा इलास्टिक होंगे, बात ही खत्म। तो लिहाजा डायमंड सबसे ज्यादा इलास्टिक हुआ। सो हार्ड मटेरियल्स आर मोस्ट इलास्टिक। सो हार्ड मटेरियल्स आर मोर इलास्टिक। सिंपल इज दैट। यस, एनी प्रॉब्लम नाउ? कोई मसला अब इसमें? नो प्रॉब्लम। डिफाइन करते हैं अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। तो क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E is what? Is measure of hardness, of a material. ठीक होगा? यानी किसी मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मटेरियल उतना ज्यादा हार्ड होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कम होगी, मटेरियल की हार्डनेस कम होगी। जैसे बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं कि उनकी हार्डनेस के बारे में हम मतलब खुद से हम उनको प्रेस करके हम नहीं
जो है डिसाइड कर सकते कि कौन ज्यादा हार्ड है। जैसे सीधी सी बात है, आयरन या डायमंड कौन सा ज्यादा हार्ड है, प्रेस करके देखें, नहीं पता चलेगा। देख के अंदाजा लगाएं तो देखने वाला यही समझेगा नहीं जो आयरन जो है वो ज्यादा हार्ड है। देखने वाला तो यही समझेगा ना आयरन ज्यादा हार्ड है। लेकिन जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट किया जाता है तो डायमंड का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आयरन से ज्यादा होता है, इसलिए डायमंड ज्यादा हार्ड मटेरियल है। सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल जो है वो डायमंड है। डायमंड की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। समझ आ गई बात की? सो व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? फिजिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द मेजर ऑफ हार्डनेस ऑफ अ मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल की मेजर ऑफ हार्डनेस है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप लोग जरा मुझे बताएं, अभी हमने कहा ना एक बात, अभी हमने कही कि डायमंड इज मोस्ट हार्ड। डायमंड इज मोस्ट हार्ड मटेरियल। सारे मटेरियल्स में सबसे ज्यादा हार्ड जो है डायमंड होता है, मोस्ट हार्ड मटेरियल। अब एक बात मुझे बताएं कि अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाऊं, अभी जैसे बनाई थी नोट कर्व ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाऊं, तो अभी हमने देखा कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ किस तरह का बनता है। हुक्स लॉ अगर ओबे हो रहा हो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। यहां पे था स्ट्रेस और यहां था स्ट्रेन। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है इस सवाल के साथ इसको खत्म करते हैं। सवाल मेरा ये, मुझे ये बताएं कि ये ग्राफ जो है किसके लिए ज्यादा स्टीप ग्राफ बनेगा, किसके लिए ज्यादा वर्टिकल ग्राफ बनेगा, रबर के लिए या डायमंड के लिए? हाँ जी, जी, रबर के लिए या डायमंड के लिए? जी बता दें। जी, किसके लिए, रबर के लिए या डायमंड के लिए? अफल्ला जी, जाहिर सी बात है डायमंड के लिए। अब आप लोग बता दें किस तरह। डायमंड हैज मोस्ट स्टीप या मोस्ट वर्टिकल स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। यानी अगर मैं दिखाना चाहूँ आप लोगों को तो लाइक रबर के लिए ऐसे बनेगा, इस तरह से होगा रबर के लिए ऐसे, दिस इज फॉर रबर, सपोज दिस इज फॉर रबर। और डायमंड के लिए कैसा होगा, ऐसा होगा, ज्यादा वर्टिकल होगा, तो दिस इज फॉर डायमंड। अब जरा इसकी वजह मुझे बता दें आप लोग जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है, जस्ट 3 मिनट्स लेफ्ट। हाँ जी, बताएं अब जरा जल्दी से किसका। ये तो मैंने बता दिया कि डायमंड का जो ग्राफ होगा वो ज्यादा वर्टिकल ग्राफ होगा, डायमंड का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ज्यादा वर्टिकल होगा। और आपको बना के भी दिखा दिया, रबर का अगर इस तरह का बनेगा तो डायमंड का मोस्ट वर्टिकल है तो डायमंड का इधर आ जाएगा। अब जरा मुझे बताएं कि डायमंड का ज्यादा वर्टिकल क्यों बनेगा? मेरा ख्याल है मुझे खुद ही बताना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है और अभी मीटिंग एंड हो जाएगी। जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। अब देखें ना, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है ना, तो यहाँ पे स्लोप किसकी इक्वल होगी? अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, स्लोप किसकी इक्वल होगी? स्लोप होगी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या होता है? अब बताएं क्या होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अभी जो बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में स्लोप हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रही है। अब जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उसकी उसकी स्लोप भी ज्यादा होगी, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उसकी स्लोप भी ज्यादा होगी। तो अभी तो हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि डायमंड क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल है, तो जब सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल है तो फिर डायमंड का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है। वो मेरा ख्याल है उस पिछले स्क्रीनशॉट में आपके पास सेव है। तो डायमंड इज मोस्ट हार्ड मटेरियल, सो इट हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डायमंड क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल है तो इसलिए इसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो जब इसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो इसकी स्लोप भी सबसे ज्यादा है।
तो जब स्लोप सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा वर्टिकल ग्राफ डायमंड का ही बनेगा। सिंपल, यही चीज तो मैंने कह दी, डायमंड हैज मोस्ट स्टीप या मोस्ट वर्टिकल स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। दैट्स इट। यस, एनी प्रॉब्लम?